दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के एमसीक्यूज। तो आई एम हियर विद 60 प्लस एमसीक्यूज ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जनरल नॉलेज वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक बने रहना, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सेकेंड थिंग, अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग सारे एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। बट अगर आपको आंसर्स पता है तो आप मुझे पॉज करो, साइड में कॉपी में अपने आंसर्स लिखते जाओ और लास्ट में अपना स्कोर चेक करना और अपना स्कोर मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the government spends more than it collects by way of revenue it incurs। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट की ज्यादा है, मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2 is the fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding। तो भाई फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग। कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। और टोटल रिसीट्स में क्या नहीं आना चाहिए? टोटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स नहीं आनी चाहिए। सो फिस्कल डेफिसिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स हम इंक्लूड रिसीट्स में नहीं करते। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोरोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट of the government's fiscal revenue and fiscal expenditure known as। कि भाई गवर्नमेंट के फिस्कल रेवेन्यू और फिस्कल एक्सपेंडिचर को जो स्टेटमेंट शो करता है उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं फिस्कल बजट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर देयर। हम लोगों ने डिस्कस करा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट और दूसरी होती है हमारी कैपिटल रिसीट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the amount collected by the government as taxes and duties is known as। देखिए ड्यूटीज भी क्या होती है? टैक्स ही होती है, टैक्स को ही ड्यूटीज भी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट वो अमाउंट जो टैक्स और ड्यूटीज के तौर पर कलेक्ट कर रही है उसे क्या बोलते हैं? तो जब हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस करा था कि रेवेन्यू रिसीट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? टैक्स रिसीट्स, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स क्या है? टैक्स है। और दूसरी रिसीट्स थी हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स। सो द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट as taxes and duties is tax revenue receipt. So B is the correct answer. Question number 6 is the amount collected by the government in the form of interest, fees and dividends is known as। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा रेवेन्यू रिसीट्स के 2 पार्ट्स हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। तो फीस और डिविडेंड, इंटरेस्ट, इनके तौर पर जो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन टैक्स रिसीट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज बोरोइंग्स इन द गवर्नमेंट बजट इज। कि भाई बोरोइंग्स गवर्नमेंट बजट में क्या होती है? तो हम लोगों ने डिस्कस करा था हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस के अंदर कि फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है? बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स भी बोला जाता है। तो बोरोइंग्स इन द गवर्नमेंट बजट इज फिस्कल डेफिसिट। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है? तो देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू है, एक्साइज भी टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि एक्साइज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स देते हैं उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है? डिविडेंड्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विल बी 0। कि भाई प्राइमरी डेफिसिट 0 कब होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि प्राइमरी डेफिसिट 0 कब होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट
माइनस इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन है कि ये प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो तब होगा जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट दोनों इक्वल हैं। मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट है 100 और इंटरेस्ट भी 100 है, 100 में से 100 गया, कितना आया? जीरो। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा जीरो तब होगा जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट दोनों क्या है? इक्वल है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, नो। नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, नो। फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, नो। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है? इंटरेस्ट पेमेंट्स के इक्वल है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। कि भाई डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहे हैं? ये हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं जिसने इनकम अर्न करी है, जिसने इनकम अर्न करी है। तो डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे उससे कलेक्ट करा जाता है जिसने वास्तव में पैसा कमाया है, जिसने इनकम अर्न करी है। तो ए इज द प्रोड्यूसर्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, नो। द सेलर ऑफ गुड्स सोल्ड, नो। द बायर ऑफ गुड्स, नो। द इनकम अर्नर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उससे कलेक्ट करते हैं जिसने पैसा कमाया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, द इनकम अर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इसके तो हमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में किसे कहते हैं? जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। कब एंड होता है? 31 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट। हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट बजट के अंदर कि गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो, बिल्कुल। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की भाई इनइक्वालिटी ना रहे, बिल्कुल। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट। की बजट का कौन सा कंपोनेंट है? हम लोगों ने पढ़ा था बजट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा बजट रिसीट्स। कौन सा? बजट रिसीट्स, की सरकार को कहां कहां से इनकम होने वाली है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, कि भाई इनकम को सरकार कहां कहां पर खर्च करने वाली है। तो विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट? बजट रिसीट्स भी है, बजट एक्सपेंडिचर भी है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द बजट रिसीट। बजट रिसीट का कौन सा कंपोनेंट है? तो हम लोगों ने पढ़ा था रिसीट्स दो तरह की होती है। एक रिसीट होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट और दूसरी रिसीट होती है हमारी कैपिटल रिसीट। तो विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट? रेवेन्यू रिसीट भी है, कैपिटल रिसीट भी है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, कि भाई गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज में क्या आता है? टैक्स आपको पता है ना गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स है। तो इनकम टैक्स बिल्कुल आता है। कॉर्पोरेट टैक्स आप लोगों को पता है, ये कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया एक कॉर्पोरेट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी ये दिया जाता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स देते हैं उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में तीनों ही टैक्स आ गए। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है? इनकम टैक्स बिल्कुल आता है, गिफ्ट टैक्स भी आता है। देखिए हमारी इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो हमें ही देना है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हमें अगर कोई गिफ्ट मिला है, हमें कुछ ग्रांट्स मिले हैं, डोनेशंस मिला है, तो उस पर भी टैक्स हमें ही देना है। तो ये दोनों ही क्या है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स है, इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? कि भाई टैक्स पे किसी और ने करा है बट ये इस पर्सन इसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, कि भाई पे तो किसने करा? शॉपकीपर ने। किसने पे करा? शॉपकीपर ने पे करा, बट उसने इसका बर्डन किस पर शिफ्ट कर दिया? कस्टमर पर, कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करके। तो विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल, सेल्स टैक्स बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि वेल्थ टैक्स कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता। वेल्थ टैक्स मतलब हम हमारी वेल्थ पर टैक्स दे रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी पर टैक्स दे रहे हैं। तो ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, कि भाई ऐसा एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ऐसा खर्चा जो सरकार के असेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा, सरकार के असेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा, उस खर्चे को हम कौन सा खर्चा कहते हैं? तो हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट नहीं करता, ऐसा एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे एसेट्स को क्रिएट नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ए। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, ये हमने मनी और बैंकिंग में भी डिस्कस करा था कि भाई इंडिया में 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है? तो आरबीआई इशू नहीं करता, 1 रुपी नोट को इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट में क्या आता है? तो भाई कैपिटल बजट में दो चीजें आती हैं, एक आता है कैपिटल रिसीट्स, क्या आती है? कैपिटल रिसीट्स, और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो चीजें हमारी आती हैं इसके अंदर, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, आंसर इज बी, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो असेट्स को क्रिएट नहीं करता, जो असेट्स को इंक्रीज नहीं करता, ऐसा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और दूसरी बात, जो लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना हमारे एसेट बढ़ा रहा है ना हमारी लाइबिलिटी कम कर रहा है, उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ना बाबा ना। क्रिएट्स एसेट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, नो। डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, अभी हम लोगों ने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट के असेट्स को इंक्रीज नहीं करता, तो डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है? तो हम लोगों ने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स, क्या? टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों, और उसमें हमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करना, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, नहीं, ये तो बजट डेफिसिट होता है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, नहीं, ये भी रॉन्ग है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, रेवेन्यू नहीं है। सो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स को, रेवेन्यू नहीं आएगा, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स हमें इंक्लूड नहीं करनी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज, कि भाई फिस्कल डेफिसिट अगर हो गया तो क्या होगा? हमें पता है फिस्कल डेफिसिट को क्या बोला जाता है? बोरोइंग्स बोला जाता है। भाई अगर आज आप पैसा किसी से बोरो कर लोगे तो वो पैसा कौन चुकाएगी? हमारी फ्यूचर जनरेशन। अगर आज आप पैसा बोरो करोगे तो वो किसे चुकाना पड़ेगा? फ्यूचर जनरेशन को। तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ज्यादा है, वो पैसा किसे चुकाना पड़ेगा? फ्यूचर जनरेशन को। तो ए इज इट डज नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, रॉन्ग, बिल्कुल इफेक्ट करेगा अगर बोरोइंग्स है तो। इट डिक्रीजेस फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, नहीं भाई, फिस्कल डेफिसिट तो तब होता है जब खर्चा ज्यादा है, तो बर्डन तो क्रिएट होगा ही। इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, इट मेंटेन्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, नहीं, आंसर इज सी, इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अगर आज गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो वो आने वाली जनरेशन को, आने वाली गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा, तो इट इंक्रीजेस बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 24 इज अ बजट इज अ बैलेंस्ड बजट इज वन, कि भाई बजट को बैलेंस्ड बजट कब कहते हैं? तो भाई बजट को बैलेंस्ड तब कहते हैं जब रेवेन्यू, चाहे वो कोई सा भी रेवेन्यू हो, वो किसके इक्वल आ जाए? एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाए, तब बजट को हम लोग क्या कहते हैं कि बजट कैसा है? बैलेंस्ड है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इक्वल आ जाए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। सी है एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम आए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के, गलत है, इक्वल आना चाहिए। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ज्यादा आए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के, ये भी रॉन्ग है।
ऑल ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता। ए इज द करेक्ट आंसर जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल आए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं पर भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? तो भाई डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसने पे करा है उसी पर उसका बर्डन आए, मतलब वो उसी को बॉर्न करना है कि टैक्स पे भी मैंने ही करा है और उसका बर्डन भी मुझ पर ही है, मतलब उसका बर्डन मैं किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकती, वो बॉर्न भी मुझे ही करना है। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज लाइबिलिटी टू पे लाइज ऑन वन एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द अदर पर्सन। नहीं, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि एक ने पे करा और वो उसका बर्डन अगर शिफ्ट कर सकता है, तो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बी इज लाइबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम पर्सन। ये भी ऊपर वाली ही बात है कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं। सी इज लाइबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंट्स डू लाई ऑन द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, गवर्नमेंट को तो हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट थोड़ी ना टैक्स देती है। फोर्थ इज द लाइबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंट्स डू लाई ऑन द सेम पर्सन, कि भाई एक ही पर्सन ने पे करा है और उसका बर्डन, उसका इंसिडेंस भी एक ही पर्सन पर आ रहा है, दोनों सेम पर्सन पर हैं। मैंने टैक्स पे करा और उसका बर्डन भी मुझे ही बियर करना पड़ रहा है, मुझे ही बॉर्न करना पड़ रहा है, मैं दोनों सेम पर्सन हूं, तो फिर वो टैक्स कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 इज द पॉलिसी इज यूजफुल टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी को दूर करे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये पॉलिसीज किससे रिलेटेड है? फॉरेन पॉलिसीज? नहीं, बजटरी पॉलिसीज हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट में डिस्कस करा ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर कि बजटरी पॉलिसीज हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी खत्म हो सके और इक्वालिटी हो। क्वेश्चन नंबर 27 इज कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं? भाई कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिनके आने से या तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़े, सरकार की लाइबिलिटी बढ़े, या फिर सरकार का कोई असेट कम हो जाए। ऐसी रिसीट्स जिनके होने से या तो सरकार का कर्जा इंक्रीज हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो, या फिर सरकार की कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई असेट कम हो जाए। तो क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर? नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये भी गलत है, लाइबिलिटी बनती है भाई कैपिटल रिसीट्स में। सी इज डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, रॉन्ग, प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही नहीं हो रही है। क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज ट्रांसफर पेमेंट इज अ, कि भाई ट्रांसफर पेमेंट्स करी हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी पेमेंट्स होती हैं? यूनिलेटरल पेमेंट्स होती है कि भाई आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हो, आप किसी को ग्रांट्स दे रहे हो, डोनेशंस दे रहे हो, मतलब दूसरी तरफ से आपके पास में कुछ नहीं आ रहा है। दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स। तो वन साइडेड पेमेंट्स को ट्रांसफर पेमेंट्स बोला जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली रिसीट्स तो नहीं है, तो बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, है तो एक्सपेंडिचर। अब भाई अगर आप ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहे हो तो इससे ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, आपकी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, ये कोई आपकी लाइबिलिटी थोड़ी ना है। तो भाई ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ऐसा खर्च करने से ना हमारे असेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ना कोई हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो इस तरह के खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बजट? इनमें से कौन सा टाइप ऑफ बजट है? तो डेफिसिट बजट बिल्कुल होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट की रिसीट से, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट भी होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है और उसकी रिसीट्स ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। और बैलेंस्ड बजट वो होता है जब एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों इक्वल है, मतलब जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। तो ये तीनों ही टाइप ऑफ बजट हैं, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ क्लास ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर किस किस तरह का होता है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 31 इज अ सरप्लस बजट इज वन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सरप्लस बजट कौन सा होता है? जहां पर रिसीट्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है।
मतलब रिसीट्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसीट्स 120 है, इनकम 120 है और एक्सपेंडिचर 100 है। तो सरप्लस बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पे रिसीट्स ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज लेस देन एस्टिमेटेड रिसीट्स, ये तो गलत हो गया, रेवेन्यू तो रिसीट्स का ही पार्ट है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, रॉन्ग, ऑल ऑफ देम रॉन्ग। एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज द गवर्नमेंट बजट शोज द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है? गवर्नमेंट बजट शो करता है एस्टिमेटेड, सबसे मेन वर्ड हम लोगों ने देखा था एस्टिमेटेड, क्योंकि आने वाले साल के लिए है। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट की रिसीट्स, कि गवर्नमेंट की कितनी रिसीट्स होने वाली है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओनली? नहीं भाई, रिसीट्स भी दिखाता है। एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर? बिल्कुल नहीं, एस्टिमेटेड दिखाता है। एस्टिमेटेड रिसीट्स ओनली? नहीं, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज वन ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू बजट। भाई रेवेन्यू बजट के दो कॉम्पोनेंट्स में से कोई एक कॉम्पोनेंट बताओ कौन सा है। तो रेवेन्यू बजट के क्या कॉम्पोनेंट्स थे एक बार रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू बजट के दो कॉम्पोनेंट्स थे हमारे, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, क्या? रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो दो ही चीजें होती है ना, या तो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट कौन सा है? इनकम बजट? नहीं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि दो कंपोनेंट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 34 इज वन ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर के दो कॉम्पोनेंट्स, तो एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कोई एक गिवन होगा यहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट ही है ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स नहीं है इन दोनों ऑप्शन में से, एक्सपेंडिचर रिसीट्स भी नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स भी नहीं है। हमारे दो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 35 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स इज, कि डायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, की भाई मेरी इनकम पर मुझे ही टैक्स देना है। सो इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट इज अ। भाई डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपना शेयर बेच दे, किसको बेच दे? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपना शेयर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस जब प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देगा? पैसा देगा। मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट की क्या हो रही है? रिसीट हो रही है। क्या हो रही है? रिसीट हो रही है। तो पहले तो एक्सपेंडिचर्स को काट देते हैं हम लोग, एलिमिनेट करना सीखो। एमसीक्यू में एलिमिनेट करते कि भाई ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता। तो रिसीट हो रही है, भाई ऐसी रिसीट होने से गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है? जो भी गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट का शेयर है, वो तो जा रहा है ना। हम लोगों ने देखा था ऐसी रिसीट जिस रिसीट की वजह से गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाए, उस रिसीट को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कौन सा? कैपिटल रिसीट। कि गवर्नमेंट अपना शेयर, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर बदले में पैसे दे रहा है, रिसीट हो रही है डेफिनेटली, एक्सपेंडिचर तो होगा ही नहीं। ए और सी ऑप्शन तो हट ही गया। तो भाई रिसीट हो रही है, बट ऐसी रिसीट के चक्कर से गवर्नमेंट का शेयर जा रहा है, गवर्नमेंट के असेट्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी रिसीट्स जिनकी वजह से गवर्नमेंट के असेट्स डिक्रीज होते हैं, उन रिसीट्स को बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। कि भाई गवर्नमेंट ने अपना लोन क्या कर दिया? रीपे कर दिया। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, और गवर्नमेंट ने ये लोन क्या कर दिया? रीपे कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने लोन रीपे करा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो भाई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हुई है, पैसा गया, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंडिचर है, रिसीट तो हो ही नहीं सकता। भैया आपने उधार चुकाया है तो खर्चा ही है ना आपका,
तो सबसे पहले रिसीट्स को हटाओ, एलिमिनेट करो। अब दो खर्चे बचे हमारे पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज करे या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी को डिक्रीज करे। तो यहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज, कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ओनली, सिर्फ इनकम नहीं भाई, वेल्थ की भी बात करी गई थी। रीजेनरेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं, दोबारा जेनरेट थोड़ी ना करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद आया होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो, कम हो और कंट्री के अंदर इक्वालिटी बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 इज वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट आर, कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं। कैपिटल बजट में क्या आता है, दोनों कैपिटल वाली चीजें ले लो, कैपिटल रिसीट्स और दूसरा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों चीजें हम लोगों ने ले ली। तो भाई वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट आर, इन दोनों में से दो चीजें होनी चाहिए, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट रिसीट्स को हटा देते हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट्स को हटा देते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स को हटा देते हैं, क्या बचा, कैपिटल रिसीट्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 40 इज द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स मेन कहाँ से होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस पढ़े हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स मेन कहाँ से होती है, टैक्स से। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इनकम का क्या है, सबसे मेन सोर्स है। तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट्स का मेजर सोर्स नहीं है, नॉट लग रहा है क्वेश्चन में। इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स, टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि ये दो तीनों ही क्या है, टैक्सेस हैं। बट प्रॉफिट मेन सोर्स नहीं है, तो प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था, कौन सा मेन सोर्स नहीं है। सो प्रॉफिट इज नॉट द मेन सोर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज लोन बाय द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट ने लोन लिया, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या लिया है, लोन लिया है। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है मतलब गवर्नमेंट के पास में क्या हुआ है, पैसा आया है। पैसा आया है तो ये डेफिनेटली क्या है, रिसीट है। तो सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर को हटाते हैं, ए और डी ऑप्शंस हट गए, ये क्या है, रिसीट है। अब ऐसी रिसीट जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, भाई लोन लिया है तो लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसी रिसीट जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है वो रिसीट होती है कैपिटल रिसीट। हमने पढ़ा था ना, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज कर दे। क्वेश्चन नंबर 42 इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट शो करता था गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को। क्या शो करता था, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को, कि भाई गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, उसकी रिसीट्स कम है। तो इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, नो। इंडिकेट्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। इंडिकेट्स डेफिसिट इन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, नहीं, सिर्फ डेफिसिट शो नहीं करना। इंडिकेट्स बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, तो फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम ही क्या है, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज, कि अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है, बोरोइंग्स के इक्वल है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि खर्चा क्या है, ज्यादा है, एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो रिसीट्स, की खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है। हालांकि रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना, बट अगर खर्चा ज्यादा है, भाई खर्चा 120 का है और इनकम सिर्फ 100 की है, तो ये बचे हुए 20 रुपए आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो हमारी आरबीआई को बोलती है कि भाई हमारा खर्चा ज्यादा है, हमारी रिसीट्स कम है, तो तुम एक काम करो, ज्यादा नोट्स इशू करो। क्या करो, ज्यादा नोट्स को इशू करो। अगर बताओ आरबीआई गवर्नमेंट के कहने पर ज्यादा नोट्स इशू कर देगा तो कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट, it increases the supply of money in the economy. One of the implication of fiscal deficit is it increases the supply of money in the economy. Question number 44 is deficit financing is,
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट की रिसीट्स से, तो ये 20 रुपीज गवर्नमेंट कहाँ से लाए? इस केस में गवर्नमेंट किसको बोलती है? आरबीआई को बोलती है कि भाई आरबीआई नोट्स ज्यादा इशू करो, ज्यादा नोट्स प्रिंट करो, और ज्यादा नोट्स प्रिंट करने वाली ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऑप्शंस है प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स, टेकिंग लोन्स, none of them, not paying interest on loans. A is correct, printing more currency notes. It is very important. आगे बढ़ते हैं। Question number 45 is the major source of revenue receipts for the government is, गवर्नमेंट की revenue receipts का main source क्या है? तो हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट्स नहीं, टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स का मेन सोर्स होता है टैक्स। टैक्स से सरकार सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करती है, टैक्स से सरकार सबसे ज्यादा कमाती है। तो मेन सोर्स जो गवर्नमेंट की इनकम का है वो क्या है? टैक्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर, टैक्स रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 46 इज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? कि भाई टैक्स पे किसी एक ने करा है, बट ये पर्सन इसका बर्डन शिफ्ट कर सकता है किसी अनदर पर्सन के ऊपर। टैक्स किसी एक ने पे करा बट बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर दिया, उस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, शॉपकीपर ने टैक्स दिया बट वो उस चीज की प्राइस इंक्रीज करके वो टैक्स हमसे वसूल लेगा, तो पे उसने करा बट उसने अपना बर्डन हम पर शिफ्ट कर दिया, सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो द लायबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंस डू लाई ऑन द सेम पर्सन। अगर सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स हो ही नहीं सकता। The liability to pay lie on one and incidence lie on the other person. This is the correct answer B. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। The liability to pay and incidence do lie on the government. भाई गवर्नमेंट तो टैक्स देती ही नहीं है ना, टैक्स तो हम देते हैं। The liability to pay and incidence do not lie on the same person. Liability to pay and incidence do not lie on the same person. Both are same. ठीक है, दोनों चीजें सेम ही हो गई है यहाँ पर, तो कि एक पर लाइबिलिटी है और उसने अपना इंसिडेंस किसी और पर शिफ्ट कर दिया। Question number 47. Which of the following tax gives maximum revenue to the government? इनमें से कौन सा टैक्स गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो टैक्स कंपनीज पे करती हैं गवर्नमेंट को, कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा इनकम होती है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू देने वाला टैक्स कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो साफ साफ दिख रहा है डी, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब हम हमारी जो प्रॉपर्टी पर टैक्स देते हैं, हमारी वेल्थ पर टैक्स दे रहे हैं, हमारी दौलत पर टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स को बोलते हैं हम लोग वेल्थ टैक्स। तो एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फी आएगा नहीं टैक्स में, सेल्स टैक्स आएगा नहीं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेल्थ टैक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। कि भाई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा नहीं आता? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर। भाई गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा कर रही है, डेवलपमेंट में थोड़ी ना आएगा, ये डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? डिफेंस एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। सरकार हमारे डिफेंस के लिए खर्चा करिए, सुरक्षा के लिए खर्चा करिए, डेवलपमेंट में थोड़ी ना आएगा। सो इट इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का काम क्या नहीं है? भाई लेजिस्लेचर का काम है लॉस बनाना, बजट को पास करना, क्योंकि बजट पार्लियामेंट में पास होता है, और कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, कि भाई जो उन लॉस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल करना। तो भाई लेजिस्लेचर का काम क्या नहीं है? लेजिस्लेचर का काम बजटिंग नहीं है, क्योंकि बजट बनाना किसका काम है? हमारी गवर्नमेंट का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। तो लेजिस्लेचर के काम में क्या नहीं आया? बजट बनाने का काम नहीं आया। Question number 51 is which one of the following best describes the term capital gains tax? Important है, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? जब आप अपना कोई असेट बेचते हो, जब आप अपना कोई असेट सेल करते हो, तो एसेट सेल करने पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट पे जो टैक्स देना पड़ता है उस टैक्स को बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स।
दोबारा समझते हैं। जब हम हमारा कोई एसेट सेल करते हैं तो एसेट के बेचने पे जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म कैपिटल गेन टैक्स? पढ़ते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, नो। टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ ईयर। टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नो। टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड फॉर 12 मंथ्स। तो आंसर इज बी, टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। जब हम हमारा कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 52 इज बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बजट किसका इंस्ट्रूमेंट है? मॉनेटरी पॉलिसी का? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तो पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज होती है जो कौन बनाता है? आरबीआई। कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं। फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? बजट से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। तो बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिसीज पैसे से रिलेटेड है वो आरबीआई बनाता है, उन्हें कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। और जो पॉलिसीज बजट से रिलेटेड है, कंट्री में इक्वालिटी क्रिएट करने से रिलेटेड है, ऐसी पॉलिसीज को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इज which one of the following does not mainly form a part of tax revenue of state government in India? कि भाई टैक्स का पार्ट नहीं है, और वो भी किसके टैक्स का पार्ट? स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट है, रजिस्ट्रेशन फी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कमर्शियल टैक्स भी लेती है, कस्टम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? इंपोर्ट करने पर और एक्सपोर्ट करने पर। गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स को बोलते हैं एक कस्टम ड्यूटी। और ये कलेक्ट करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 इज व्हाट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू पास द बजट? भाई अगर गवर्नमेंट बजट पास करने में फेल हो जाए, गवर्नमेंट बजट पास ना कर पाए तो क्या होगा? अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर टुक एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द स्पीकर टू पास द बजट। कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर एक्स्ट्रा टाइम ले ले स्पीकर से बजट पास करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। द बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर कंटिन्यूज इन एक्शन। कि प्रीवियस ईयर वाला ही बजट चलता जाएगा? ऐसा भी नहीं होता। Whole council of the ministers has to resign and government falls down. C is the correct answer. कि पूरी council of minister को resign करना पड़ जाता है, पूरी council of minister को resign करना पड़ जाता है, गवर्नमेंट हमारी डाउन हो जाती है, गवर्नमेंट फॉल्स डाउन। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट का बजट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट अपना बजट पास नहीं करेगी तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा एंड आवर गवर्नमेंट में फॉल डाउन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है आप लोगों को। हम लोगों ने डिस्कस करा था ना कि पहले हम कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर कुछ जनरल नॉलेज वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये वही एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज उठ के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इज द फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर अ ईयर इज कॉल्ड। भाई आसान है कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो क्या आएगा? क्या आएगा? अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? प्राइमरी डेफिसिट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी? कि भाई जीएसटी में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? तो एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में इंक्लूड होती है, एक्साइज ड्यूटी देते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। सर्विस टैक्स जीएसटी में इंक्लूड होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी में इंक्लूड होता है। तो आंसर इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को हम जीएसटी में इंक्लूड नहीं करते। और कस्टम ड्यूटी किस पे पे करी जाती है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर जो हम टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 57 इज डैश डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्सेशन से और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है? गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड थी?
मनी से रिलेटेड जो कौन करता है, कौन मॉनेटरी पॉलिसीज कौन इंट्रोड्यूस करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेबर मार्केट पॉलिसीज, ये तो लेबर से रिलेटेड है। ट्रेड पॉलिसी नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किससे डील करती है, टैक्सेशन से और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 58 is the economic survey is usually presented dash before the union budget। कि भाई इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है देश की, इसे कब प्रेजेंट करते हैं, बिफोर द यूनियन बजट। मतलब यूनियन बजट, हमारा जो बजट है उसे प्रेजेंट करने से पहले, 1 दिन पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, कब प्रेजेंट करते हैं। तो भाई जिस दिन बजट प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उससे जस्ट 1 दिन पहले, 1 डे बिफोर, उससे जस्ट 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट करा जाता है। हालांकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करें, बट ठीक है, ट्रेंड में है, करते आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, ये यही बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज यूजुअली प्रेजेंटेड 1 डे बिफोर द यूनियन बजट। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है, तो या तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो या फिर गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो। ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट का या तो असेट क्रिएट कर दे या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम कर दे, इस तरह के खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। क्रिएट असेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, नो। क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, क्रिएट्स असेट फॉर द गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, विच क्रिएट्स असेट फॉर द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 इज फिस्कल डेफिसिट इज अनहेल्दी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज। कि भाई फिस्कल डेफिसिट क्या है, अनहेल्दी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट किसको बोलती है, आरबीआई को। क्या बोलती है आरबीआई को कि भाई फिस्कल डेफिसिट है, हमारी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, मतलब बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। तो आरबीआई एक काम करो, नोट्स इशू करो, नोट्स इशू करो। जैसे ही आरबीआई नोट्स इशू करेगा, कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, कंट्री में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में डिस्कस करा था। तो इट इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ कॉज ऑफ डिफ्लेशन नहीं, इट इज अ कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। भाई प्रॉस्पेरिटी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, डेफिसिट है, बोरोइंग्स बढ़ रही है, तो काहे की प्रॉस्पेरिटी, काहे की ग्रोथ। इट इज अ कॉज ऑफ रिसेशन, नो। इट इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई नोट्स ज्यादा इशू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 61 इज द गवर्नमेंट बजट इज एन। गवर्नमेंट बजट कौन सा स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली स्टेटमेंट, 5 ईयरली स्टेटमेंट, वीकली स्टेटमेंट। आप सबको आंसर पता है, ए इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट बजट क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हर साल प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स ओनली। इंडिविजुअल्स पर भी लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेशंस ओनली, कॉर्पोरेशंस पर भी लगता है, कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनीज वगैरह, दोनों पर लगता है। इंडिविजुअल्स पर भी लगता है, कॉर्पोरेशंस पर भी लगता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिविजुअल्स पर भी लग रहा है और कॉर्पोरेशंस पे भी लग रहा है। हमें भी देना है, कंपनीज वगैरह को भी देना है, अपनी अपनी इनकम पर। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इज बजटरी पॉलिसीज रिलेट टू। बजटरी पॉलिसीज किससे रिलेटेड होती हैं, टैक्सेस ओनली, नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस ओनली, नहीं। गवर्नमेंट का खर्चा ओनली, पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, नहीं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था बजटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज किससे रिलेटेड है, टैक्सेस से भी और पब्लिक के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, बजटरी पॉलिसीज को फिस्कल पॉलिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसीज। तो ये आपको याद रखना है, बजटरी पॉलिसीज का दूसरा नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसीज। और ये किससे डील करती हैं, टैक्स से भी डील करती हैं, प्लस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम लोग पब्लिक भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के एक्सपेंडिचर के साथ में भी ये डील करती हैं। तो बजटरी पॉलिसीज आर रिलेटेड टू टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 64 इज बजटरी पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द। कौन इंप्लीमेंट करता है, पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था बजटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज कौन इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसीज कौन इंप्लीमेंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज कौन इंप्लीमेंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसीज कह लो चाहे बजटरी पॉलिसीज कह लो, कौन इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? तो हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हो रही हैं कि हमारे पास में पैसा आ रहा है, बट पैसा आने से ना हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ना हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसी रिसीट्स जिनके होने से ना तो हमारी प्रॉपर्टी में कमी आ रही है, मतलब हमें कुछ बेचना नहीं पड़ा, ना हमारा असेट कम हो रहा है, ना हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस तरह की रिसीट्स को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो देख लेते हैं, ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, दोनों में से एक भी। डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बात ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, तो बी इज द करेक्ट, कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं, मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहा। क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बात ही नहीं हो रही। क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, भाई लाइबिलिटी क्रिएट कर देगी तो वो कैपिटल रिसीट होगी, ये भी नहीं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज ना करे। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे गवर्नमेंट बजट के 65 MCQs, और आपका जो भी स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। सो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।